नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा और दोनों भाइयों के शस्त्रों के आगे मलेच्छों का पराक्रम कुछ भी नहीं था। इस घटना के बाद राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए राम को मन ही मन निश्चित कर लिया था, क्योंकि कमलों की लक्ष्मी सूर्य की किरणों के साथ ही संपर्क के योग्य है। परम प्रतापी और असाधारण गुणों से युक्त महात्मा रामचंद्र समस्त लोक में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होता है। नारद जी ने जब यह सुना कि पराक्रमी राजा राम के लिए राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का संबंध निश्चित किया है, तो उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं उस कन्या को देखूं तो सही जिससे रामचंद्र के लिए निश्चित किया गया है। नारद जी सीता के महल में पहुंचे। जैसा कि हम जानते हैं कि नारद जी ब्रह्मचारी थे, उन्हें कभी भी अंतःपुर में जाने से कोई नहीं रोकता। नारद जी अंतःपुर में गए और जब वह सीता के पास गए तो वह एक कमल की कलिका को बड़े ध्यान से देख रही थी और अपने ही विचारों में खोई हुई थी। सीता ने नारद को कभी नहीं देखा था। विचित्र वेशभूषा वाले और लंबी जटाओं वाले नारद को देखकर सीता भयभीत हो गई। उसे लगा कि ऐसा कोई व्यक्ति सीधा कैसे यहाँ अंतःपुर में आ गया। सीता ने अंगरक्षकों को नारद को पकड़ने का आदेश दिया। पूरे महल में कोहराम मच गया और नारद जी किसी प्रकार बचकर वहां से भाग निकले। भागकर एक एकांत स्थान पर जाकर उन्होंने अपने वस्त्र ठीक किए, जटाओं को संवारा और अपने इस भयंकर अपमान के बारे में सोचने लगे। उन्होंने सोचा, मेरे मन में कोई विकार नहीं था। मैं तो सिर्फ रामचंद्र के अनुराग से सीता को देखने गया था और उस सीता ने मेरा ये विनय किया। क्या राजा जनक ने अपनी पुत्री को नहीं सिखाया कि नारद से किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? 3 खंड का स्वामी दशानन भी मुझे अपने सिंहासन से उठकर प्रणाम करता है और उस स्त्री ने मुझे एक सामान्य व्यक्ति के समान भी सम्मान नहीं दिया। मुझसे बचकर अब ये सीता जाएगी कहाँ? मैं उसे ऐसी शिक्षा पढ़ाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी। नारद के मन में इस घटना के बाद सीता के लिए भयंकर द्वेष भरा था। उन्होंने सीता का एक अति सुंदर चित्रपट बनाया और उसे रत्नोपुर के उपवन में जाकर रख दिया और वह स्वयं छुपकर आगे की घटना का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार भामंडल अपने मित्रों के साथ वहां आया और सीता के चित्र को देखकर वह कामातुर हो गया और उसे पाने की चाह में उसके विचार चलने लगे। भामंडल के मन मस्तिष्क पर एकमात्र सीता ही उसके जीवन की संगिनी थी। खाना पीना घूमना सब उसे स्वप्नवत लगता था। उसकी सारी चेष्टाएं ऐसी हो गई मानो उसे कोई भूत लग गया हो। पर उस बेचारे भामंडल को कहाँ पता था कि वह नारद की चाल में फंसकर अपनी ही बहन सीता के प्रति कामातुर हुआ था। धीरे धीरे भामंडल के माता पिता और मित्रों को इस बात का पता चला और सब एक दूसरे से उस कन्या के चित्रपट के बारे में पूछने लगे। उस समय नारद ने राजमहल में प्रवेश किया। राजा चंद्रमती ने नारद का विनय किया और उन्हें अपने पुत्र भामंडल की विह्वलता बताई और पूछा, नारद जी, आपका विहार तो सब जगह होता है, क्या आप जानते हैं कि यह कन्या कौन है?
नारद जी ने कहा, राजन, मिथिला नगरी के राजा जनक की यह पुत्री है। इस कन्या का नाम है सीता। और उन्होंने भामंडल की ओर देखकर कहा, हे बालक, इस सीता के रूप मात्र से ही तू इतना विह्वल हो गया है, तो फिर इसके हाव भाव का वर्णन करने में तो कौन समर्थ है। यह कन्या तुझे सुलभ ही है। चित्रपट में तो सिर्फ सीता का आकार ही निर्देशित किया जा सकता है, उसका अनुपम लावण्य नहीं। तुम उसे प्राप्त करो, यही तुम्हारे लिए उत्तम होगा। इस प्रकार भामंडल की काम वासना को और ज्यादा भड़काकर नारद जी चले गए। और अब भामंडल ने निश्चित कर लिया कि वह इस स्त्री रत्न का सहवास प्राप्त करके ही रहेगा। पिता चंद्रमती ने अपने दत्तक पुत्र भामंडल को सांत्वना दी और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके लिए सीता की मांग करेंगे। दरबार पूरा होने पर राजा चंद्रमती थोड़े चिंतातुर थे। उन्होंने एकांत में अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमारा दत्तक पुत्र भामंडल विद्याधर कुल की उत्तम कन्याएं छोड़कर एक सामान्य भूमि मनुष्य की कन्या से विवाह करना चाहता है। हम विद्याधर होकर उन भूमि मनुष्यों से याचना करेंगे। पुत्र के लिए कदाचित मैं याचना करूं भी, तो भी अगर उन्होंने कन्या नहीं दी तो हमारा क्या सम्मान रहेगा कि एक भूमि गोचर राजा ने विद्याधर राजा को मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं कन्या के पिता को यहीं पर बुलाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। रानी पुष्पवती ने अपनी पति की बात का समर्थन किया। रानी से विचार विमर्श कर राजा चंद्रमती ने अपने चपलवेग नाम के दूत को बुलाया और उसे राजा जनक को चुपके से यहाँ लाने को कहा। चपलवेग अपनी विद्या से राजा जनक को लेकर रत्नपुर नगर में आया और वहाँ के एक सुंदर से वन में उन्हें छोड़ दिया। राजा जनक आश्चर्य में थे। यह कौन सी जगह पर वो आ गए थे। उस वन में कई अलग अलग प्रकार के वृक्ष और पक्षियों की उन्हें जातियां दिखीं, जो उन्होंने मिथिला नगरी में कहीं भी नहीं देखी थी। उस सुंदर वन में शेर के समान चलते हुए राजा जनक ने अपनी तलवार किसी आकस्मिक आक्रमण के लिए हाथ में निकाल कर रखी हुई थी। वह वन में आगे चलते हुए जा रहे थे और कुछ दूरी पर उन्हें एक स्वर्णमय कोट से सुशोभित स्थान देखा। वहाँ प्रवेश करने पर उन्हें एक मंदिर दिखा। मंदिर की मणिमय सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह मंदिर की उत्तम शोभा की सराहना करते जा रहे थे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसकी शोभा वह देखते ही रह गए। रत्नमय झरोखों से युक्त और सैकड़ों स्वर्णमय खंभों से वह मंदिर सुशोभित था। उसे देखकर वह विचार करने लगे कि क्या यह कोई देव का विमान है। मंदिर के गर्भगृह में जाकर उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और भगवान की स्तुति करते हुए वहीं पर बैठ गए। और इधर चपलवेग ने राजा चंद्रमती को सूचना दे दी कि आपके द्वारा बताया हुआ कार्य पूर्ण हो चुका है। राजा चंद्रमती तुरंत सुंदरवन की ओर चले, उस मंदिर तक पहुँचे और भगवान की स्तुति कर राजा जनक के पास बैठ गए और कहा कि महाराज, आप इस वक्त विजयार्थ पर्वत पर हैं। राजा जनक को थोड़ा सा अंदेशा था ही, क्योंकि इस प्रकार उनको मिथिला नगरी से इतनी दूर तक लेकर आना, इस प्रकार के सुंदर वन होना, सुंदर मंदिर होना, यह सब विद्याधरों की विद्या के माध्यम से ही संभव है। राजा चंद्रमती के इस प्रकार के निवेदन से उन्हें निश्चित हो गया कि इन्होंने ही मुझे
मिथिला नगरी से यहाँ पर बुलाया होगा। राजा चंद्रमती ने कहा, हे स्वामी, मैंने अनेकों के मुख से सुना है कि आपको सीता जैसी उत्तम कन्या है। वह कन्या मैं आपसे मेरे पुत्र भामंडल के लिए मांगता हूँ। अगर आप यह संबंध स्वीकार करेंगे तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा जनक के मुख पर चिंता के भाव आ गए। उन्होंने कहा, हे राजन, यह सब हो सकता था, पर सीता को मैंने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए निश्चित कर दिया है। मैं विवश हूँ।